नशा करना है तो मेहनत का करें, ताकि रोग भी आपको कामयाबी का लगे। सभी को नमस्कार, मैं लेक्चरर संतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि अपने पिछले माह जो है टेस्ट शेड्यूल चल रहा था इतिहास व्याख्याता बैच के लिए। ये शेड्यूल अभी अपने फर्स्ट पेपर में जो 30 नंबर का काम है उसके लिए भी बनाएंगे। तो उस शेड्यूल को दोबारा से संशोधित करके अपने नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। आप ये माने कि लगभग 20-25 शेड्यूल में अपने जो है पूरा सिलेबस जो है 21 शेड्यूल में कवर कर लेंगे। पाठ्यक्रम को जो शेड्यूल को रखा गया है वो इस तरह से रखा गया है कि आपका देखो टेस्ट तो होगा ही होगा, इसके अलावा जो टफ टॉपिक होंगे, नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिक्कत आती है जो टफ टॉपिक हैं, जैसे हम पूरा पाषाण काल की बात करें और जैसे हम इस पे बात करते हैं, उनकी मैं वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा जो टफ टॉपिक होंगे। ये है अपना पहला शेड्यूल। पहला शेड्यूल जो है इसमें हम बात करें, अगर पहले दो टॉपिक है प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, जिसमें संस्कृति के बारे में क्या है, विविधता में एकता और नॉर्मल बातें, वो इसमें भी सामान्य बातें हैं, कुछ सामान्य बातें हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला मटेरियल है नहीं। नेक्स्ट जो शेड्यूल होगा, हर शेड्यूल में 4 दिन का गैप है हमारे, तो नेक्स्ट जो शेड्यूल होगा उसमें क्या है, पूरा पाषाण काल है, वो मैं आपको पाषाण काल जो प्रागैतिहासिक काल वो मैं आपको करवा दूंगा। इतिहास व्याख्याता जो पेपर है उसके दृष्टिकोण से देखो, आर्य में सभी चीज़ें पढ़ने वाली नहीं है। मैंने जो शेड्यूल बनाया है वो आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसका पाठ्यक्रम है उसके अनुसार, क्योंकि आर्य में हर टॉपिक की सारी बातें भी पढ़ने वाली नहीं है और सारे जो टॉपिक दिए हैं वो भी पढ़ने वाले नहीं हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी अभ्यर्थी आज ही, मैं जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें मैं क्या हिंदी में इस पाठ्यक्रम को अपलोड कर दूंगा जो आरपीएससी का है, तो उसकी एक एक प्रति आप अपने पास निकाल के रख लें। शेड्यूल में जो चीज़ हो जाए आप अपने पाठ्यक्रम में उस पर टिक लगा लें। एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप भरोसा करके चलना। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, पर मेरे को इतना अनुभव है आरपीएससी के जो पैटर्न का कि उनका एक लेवल रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप भरोसा करके चलना। हमें हमारा सिलेक्शन तब नहीं होता जब हमें ये नहीं पता रहता। देखो मेहनत सभी करते हैं, शिव खेड़ा जैसे कहता है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वे हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। तो हमें जो अलग ढंग से काम को करना है, जैसा कि हमें ये पूरा ध्यान रखना होगा कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। छोड़ने का हमें पता होना चाहिए। इस शेड्यूल में मैंने जो काम रखा है, आपको पता है कि 12वीं का जो स्तर है, 12वीं के स्तर के 55 प्रश्न आएंगे। फिर जो बीए का स्तर है आपके बैचलर का, उसके 55 क्वेश्चन। फिर जो अधिस्नातक आपके एमए, उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं। तो हम इस पार्ट को क्या है, शेड्यूल में हम परमानेंट इनको रखेंगे 55 110 को, हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, पर इनको हम टुकड़ों में इसके साथ ऐड कर लेंगे। जैसे चोल के कोई 2 राजा दे दिए, चालुक्य दे दिए, पल्लव दे दिए, गांधी जी के किसी आंदोलन के बारे में दे दिया, फिर जो व्यक्तित्व हैं, नेता हैं, उनके बारे में। तो वो नेता जो दिए हुए हैं व्यक्तित्व, वो जो बीए लेवल का है उसमें भी दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वो एमए वाले पार्ट में भी हैं। इसीलिए शेड्यूल में मैंने उनको अभी से, आप मानोगे नहीं, काफ़ी घंटे मैंने इस पे लगाए हैं शेड्यूल को बनाने में। तो आपने शिद्दत से काम करना है, आपने पूरी शिद्दत से इसको पढ़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि ये जो पार्ट है भारत पर अरब व तुर्क आक्रमण, देखो ये सीधा डायरेक्ट आरपीएससी के सिलेबस में नहीं दिया, पर आरपीएससी में राजपूत युग दिया हुआ है। तो राजपूत जो राजा थे
तो ये पूछा जाता है जब गौरी ने आक्रमण किया गुजरात का कौन था, वहां कौन शासक था, गुर्जर प्रतिहार। तो इसीलिए मैंने इनको आपको ऐड करके दे दिया। तो आपके पास 4 दिन है, इनको बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़ते रहना है, ठीक है। हर एक चीज को हर दिन आपको इस तरह से पढ़ना है जैसे कि मानो कल आपकी परीक्षा हो। हर दिन को, हर टॉपिक को, हर लाइन को इस तरह से पढ़ना है जैसे कि वही लाइन आपके आरपीएससी के पेपर में आएगी। तो फिर कोई वजह नहीं रहेगी कि आपके याद क्यों नहीं हुए। देखो याद हो जाएंगे, आपको मेहनत करनी है। फर्स्ट ग्रेड की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। आप कह देते हो सर टॉपिक बहुत दे दिए, शेड्यूल में इतना नहीं कवर होगा। 4 दिन में आपको 5 टॉपिक दिए तो कोई ज़्यादा नहीं है ये। अगर ये नहीं कर सकते तो मैं अभी आपको सीधे शब्दों में कह दूंगा, आप तैयारी मत करें, अपना कोई काम देख लें या कोई और। इसमें आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपके व्याख्याता बनने तक का जो सफर है उसमें। बाकी सिलेक्शन में जो कारण होता है कोई किसी की वजह नहीं बनता, आप खुद कारण होंगे। अगर आपको असफलता मिली तो भी हमें अपनी गलतियों को अच्छे से देखकर समझकर फिर आगे बढ़ना है। तो गवर्नर जनरल जो है इसको हम अगर मान लो, देखो लॉर्ड क्लाइव को पढ़ रहे हैं तो हमें लॉर्ड क्लाइव जो है, और इसके बारे में तो कुछ ज्यादा है नहीं, लॉर्ड क्लाइव है, इसके बारे में आपको पता है वो बंगाल के समय की मुख्य बातें आ जाती है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय मुख्य बातें आ जाती है। तो हमें देखो आंग्ल मैसूर है, बंगाल के साथ युद्ध हुए, आंग्ल मराठा, वहां पर आपको पता है गवर्नर जनरल जो थे उनकी मुख्य भूमिकाएं रहती है। तो इसीलिए हमने इनको अलग से ही पढ़ाना जो है शेड्यूल में आरंभ कर दिया, क्योंकि जो है आधुनिक भारत वो एक ऐसा पार्ट है जिसको हम बहुत बार पढ़ भी लें तो भी क्या है, हमारे जो है कंफ्यूजन चलती रहती है। इसीलिए 4-5 दिन का आपके पास टाइम होता है, इसको शिद्दत से आराम से, जैसे जनवरी में हमारे पास 4 दिन के गैप से टेस्ट हो रहा है, फरवरी में हम कर देंगे 3 दिन के गैप से, मार्च आते हम इसको और या तो टॉपिक बढ़ा देंगे या 2 दिनों बाद टेस्ट। धीरे धीरे इस रफ्तार को बढ़ाएंगे ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत ना आए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता दिया करें कि सर हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं आपको उसकी वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। जैसे फिरोज शाह तुगलक की मैंने लास्ट टाइम डाली थी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। फिर बात आती है नील सभ्यता, यूनान सभ्यता। अब मुख्य बात यह है कि इनको पढ़ना कहाँ से है। देखो मैं अगर रेकमेंड करूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको आर्य कंपटीशन गाइड जो है नवीन संस्करण वो पढ़ते रहें, अरविंद भास्कर वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक और 11वीं की विश्व इतिहास, और जो है अरविंद भास्कर उसमें से आपको नील की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, उसमें सारी चीजें पढ़ने वाली नहीं है। इसमें आप इतना ही काम करें, 11वीं की बुक में जो मैटर दिया हुआ है सभ्यताओं का वो सिर्फ आपको वहां से पढ़ना है। बाकी अगर कोई चीजें रह जाती है तो जैसे ही फुर्सत मिलती रहेगी मैं आपको ये इसके मुख्य जो पेपर के लायक बातें हैं वो आपको करवा दूंगा। इसके अलावा 4 सभ्यताएं आप एक बार 11वीं की बुक से कर लें। इसके अलावा मैं आपको मैटर उपलब्ध करवाऊंगा, आपको अरविंद भास्कर की बुक से इसको नहीं पढ़ना, ये बात आप ध्यान रखें। फिर आधुनिक भारत के लिए चाहे आप S.K. पांडे को पढ़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मैं रेकमेंड करूंगा आर्य, S.K. पांडे भी आप मान सकते हैं, और विश्व इतिहास में 11वीं और अरविंद भास्कर। हमें ज़्यादा बुक्स को नहीं पढ़ना, हमें 1-2 बुक्स को ज़्यादा बार पढ़ना है। विश्वास करके चलें, मैंने ऐसा किया था और मुझे पहले ही प्रयास में सफलता मिली। ठीक है, तो आपने ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैंने बुक्स आपको बता दी, टॉपिक्स के नाम दिए हुए हैं। अब जैसे ये है तो इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इनको आपने कैसे भी करके, इसमें सन बड़े हैं ना, किस सन में कौन सा हुआ, कौन से युद्ध से पहले कौन सी संधि है, बाद में कौन सी संधि है, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध में हमें पक्का ही ये ध्यान में रहता है 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99, है ना। तो 67, 69 में एक युद्ध हुआ, दूसरा 80, 84 में हुआ,
तीसरा 90-92 में हुआ, और फिर लास्ट जो होता है 99 में होता है। ये सारे सन क्या हैं? 1700 वाले। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर, इसके बाद जो आगे का शेड्यूल आएगा मैंने उसमें आंग्ल मराठा युद्ध दे दिए, जो कि आंग्ल मराठा 3 थे। आपने पहले ये ध्यान में रखना है कि आंग्ल मराठा 3 है, अंग्रेजों का मराठाओं के साथ 3 युद्ध हैं, अंग्रेजों के मैसूर के साथ 4 युद्ध हैं, अंग्रेजों के सिखों के साथ 2 युद्ध हैं, अंग्रेजों के बंगाल के साथ 2 युद्ध हैं। मुख्य 2 चीजें हैं, उसमें छोटी छोटी जो हैं जंग वो तो होती रही है, वो सब हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो और गवर्नर जनरल हमारी कड़ी में आगे ये बढ़ते रहेंगे। फिर वो 2 सभ्यता यहां दे दी थी, जो ये आपको फिर अरविंद भास्कर से चाहे आप ना पढ़े, 11वीं की बुक से आपको पढ़नी है। विश्व इतिहास की हर बात 11वीं की बुक से तो पढ़नी ही है, लेकिन सभ्यताएं अरविंद भास्कर से नहीं पढ़नी। उसके बाद जितना काम है वो आप 11वीं की बुक से भी पढ़ें, पहले 11वीं की बुक पढ़ लें, उसके बाद अरविंद भास्कर को पढ़ लें, ईसाई इस्लाम के बाद। फिर आगे ये शेड्यूल हो गया 15 तारीख शनिवार का। फिर जो आपके कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न होंगे उसको मैं यहां पर हल करवाया करूंगा। हड़प्पा सभ्यता, ये यहां तक अपन ने वैदिक सभ्यता तक हमने ये किया हुआ था अच्छे से, ठीक है। अब वो रिवीजन ही है आपका। सल्तनत काल यहां तक देखो, तीसरे शेड्यूल आते आते कई 3 टुकड़ों में सल्तनत काल पूरा हो गया, तो हम इसे अच्छे से टुकड़ों में करेंगे। अब विशेष बात देखो, सिलेबस में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में क्या दिया? ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा क्योंकि अगर आप आर्य की बुक से पढ़ोगे, वहां टॉपिक का नाम दिया है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, तो वो एक ही बात है। अधीनस्थ प्रात्यक्षिक नीति और ये जो दिए हुए हैं ना, रिंग फेस की, घेरे की नीति, जो तो वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस वगैरह, ये हमें पहले हमने गवर्नर पढ़ लिए, वहां इनके बारे में अच्छे से हमने पढ़ लिया, यहां फिर बस आपने रिवीजन ही करना है। तो इस तरह से शेड्यूल को सेट किया हुआ है कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। फिर पूरे सिलेबस का 3 शेड्यूल जैसे पूरे हो जाएंगे तो 4 शेड्यूल के बाद 5वां बड़ा पेपर रखा जाएगा। तो आंग्ल मराठा यहां आ गया, तो आंग्ल मराठा 3 युद्ध हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। 75 में सूरत की संधि से काम शुरू होता है, और फिर 1775 से शुरू हुआ एक, और फिर एक 1802-3 से शुरू होता है जो कि 5-6 तक रहता है, और फिर एक 1817-18, ये 3 जो हैं आंग्ल मराठा युद्ध हैं। ये मैं आपको याद करवा दूंगा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आप निश्चिंत रहें। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, इनकी सबकी आपको वीडियो मिल जाएगी आपके टेस्ट से पहले। पढ़ना कैसे है, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, एक वीडियो देखते समय ध्यान रखें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बार वीडियो को शेयर नहीं किया जा सकता, आपके साथ साझा नहीं किया जा सकता। आपको खुद ध्यान रखना है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आपके जो भी साथी तैयारी करने वाले हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। भविष्य में अगर रखा गया तो 150-200 रुपये मात्र रहेगा, ठीक है। फिलहाल कुछ नहीं है, तो आप अपने जो भी साथी हैं उनके साथ इसको साझा करें। इस्लाम, ईसाई, ये, और यहाँ पर शेड्यूल में ऊपर 2 मात्राएं आएगी, ये थोड़ा सा जो टाइप किया उनसे थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी। ये वैदिक सभ्यता आपको दिक्कत नहीं है, ये आर्य में दिया हुआ है हूबहू नाम से। ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास, ये जो टॉपिक है इसको आपने अच्छे से देखना है। इसमें से प्रश्न देखो, शिक्षा का विकास शायद फर्स्ट पेपर में भी आपको देखने को मिले, और शिक्षा से संबंधित जो है ना घोषणा पत्र है, या कोई एक्ट बने हैं, तो या कोई आयोग बने हैं, किस आयोग में क्या हुआ, ठीक है। इसको आपने जब ये शेड्यूल आप पढ़ने लगो तो सबसे पहले ये चीज पढ़ना स्टार्ट करना, कम से कम 3-4 बार पूरे शेड्यूल में इसको पढ़ना है, यहां आप भूलोगे। और इसमें आंग्ल सिख युद्ध में आपने ध्यान रखना है, 45 से 48 तक जो 2 बार युद्ध हुए, इसमें संधियां कौन सी हुई,
चिलियांवाला का युद्ध, सबराओं की जंग, गुजरात की जंग, ऐसे करके आपको छोटे छोटे टुकड़ों में युद्ध मिलेंगे। उनको आपने जितने पार्ट में जो दिए हुए हैं, युद्ध और संधियां अच्छे से करने वाला कौन कौन था, ठीक है, युद्ध और संधि कौन सी हुई, अंग्रेजों की तरफ से कौन था और इधर सिखों की तरफ से, ऐसा ही मराठों के साथ और ऐसा ही मैसूर के साथ। जैसे मैसूर वाले में तो 2 जंग जो होगी वो टीपू सुल्तान करेगा और 2 हैदर अली करेगा, है ना। तो उनको आपने अच्छे से, फिर ये कड़ी में गवर्नर जनरल हमारे चल ही रहे हैं, इनको आपने देखना है। और लास्ट में जो है विश्व इतिहास के टॉपिक चल रहे हैं और लास्ट में एक बड़ा पेपर हो जाएगा जिसमें चारों शेड्यूल का रिवीजन टेस्ट। एक बार और कह रहा हूं, आपने एक मुख्य काम करना है, मैं आपको हिंदी में पाठ्यक्रम उस टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। संतवीर सर के नाम से भी है और एक फर्स्ट ग्रेड के नाम से भी अपना चैनल है। तो उस पीडीएफ को निकाल के किसी भी बुक के अकॉर्डिंग, पेज संख्या के अकॉर्डिंग टेस्ट नहीं देने, हमें पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आरपीएससी जब पेपर बनाएगी आपके पाठ्यक्रम का टॉपिक उठाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनर पेपर बनाता है, किसी पेज संख्या या किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं, इतना ध्यान रखें। धन्यवाद। आपने शिद्दत के साथ इसको काम करना है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, मुझे कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो आपके लिए भी गलत बात होगी अगर आप मेहनत नहीं करते। शिद्दत के साथ इस काम में लग जाएं और अच्छे से निरंतरता पूर्वक इस काम को करना है, फिर देखना आपका रिजल्ट कैसे आता है। भले ही आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, भले ही आपने 3-4 बार एग्जाम दे दिया, उस दौड़ में सभी एक जैसे हैं। मेरा भी पहला प्रयास था और कम समय में मैंने भी उस पेपर को अगर फाइट कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।